नमस्कार विद्यार्थियों। हमने इससे पहले वाली क्लास में बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था और आज हमें पढ़ना है स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जैसा ही कि नाम से ही पता चलता है, स्वदेशी जो अपने देश में बनी हो उन चीज़ों का अधिक से अधिक हम उपयोग करें, तो ये कहलाता है स्वदेशी। स्वदेशी एक अवधारणा और विचारधारा के रूप में 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित हो चुका था, किंतु आंदोलन के रूप में 1905 में यह उस समय प्रारंभ होता है जब बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा था। हम सबको पता है कि बंगाल का विभाजन एक सोची समझी रणनीति के तहत लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। लेकिन यह मंसूबे अंग्रेज़ों के सफल नहीं हो सके और इसे सरकार को वापस लेना पड़ा था अत्यधिक विरोध के कारण। स्वदेशी आंदोलन का अभिप्राय मात्र आर्थिक या राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को भी इसमें समाहित किया जाता है। हम इसे भारत का पहला संपूर्ण आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि जन सहभागिता और इसके लक्ष्यों की व्यापकता बाद के राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी देखी जा सकती है। स्वदेशी के पूरक के रूप में यहाँ हम बहिष्कार को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवादियों ने यह विश्लेषण किया कि एक के अभाव में दूसरा सफल नहीं हो सकता। अगर हम विदेशी चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तो स्वदेशी को कैसे अपनाएंगे? तो ये एक मुख्य बिंदु इस आंदोलन का रहा है। उल्लेखनीय है कि यहाँ बहिष्कार का आशय महज निषेधात्मक नहीं बल्कि उसके साथ रचनात्मक पक्ष भी जुड़ा हुआ था। जिन जिन विदेशी वस्तुओं या विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, उससे जुड़े स्वदेशी संसाधनों का विकास किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था। वंदे मातरम बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत बना। कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया। बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया। उग्र राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष स्वदेशी के बहिष्कार को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे तथा इसे एक राजनीतिक जन आंदोलन का रूप देना चाहते थे। इनका लक्ष्य था स्वराज, जबकि नरमपंथी अर्थात उदारवादी बंगाल से बाहर इस आंदोलन को नहीं ले जाना चाहते थे। इस आंदोलन में समाज के लगभग सभी वर्गों की सहभागिता थी। उद्योगपति वर्ग स्वदेशी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होकर इससे जुड़ा, तो निम्न वर्ग अपने शोषण से मुक्ति हेतु, तो वहीं मध्यम वर्ग जो राष्ट्रवादी चेतना का अग्रणी संवाहक था, वह इसे संपूर्ण आंदोलन के पर्याय के रूप में देख रहा था। नवयुवक व छात्र जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति थे, राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों से प्रभावित होकर इसमें शामिल हुए। एक ऐतिहासिक परिवर्तन यह दिखता है कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया था तथा भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका तय कर दी। इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता तुलनात्मक रूप से कम थी। आंदोलन का सबसे कमज़ोर पक्ष इसमें मुस्लिम वर्ग की नगण्य या शून्य सहभागिता थी।
चूँकि इस आंदोलन में हिंदू धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीकों का अधिक उपयोग किया गया और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी अब व्यवहारिकता के धरातल पर आ चुकी थी। इस आंदोलन का कुछ सकारात्मक या विशिष्ट पक्ष भी रहा। इस आंदोलन में भारतीयों को आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति से परिचित करवाया और स्वावलंबन का प्रश्न अब राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ गया था। आज भी हम देखते हैं कि हम स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता का नारा दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को हमेशा कहते रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष इस आंदोलन का रहा है। इस आंदोलन से जनशक्ति की पहचान हुई और यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों को परास्त करने के लिए जन आधारित आंदोलन ही सक्षम हो सकता है। इसने केवल विध्वंसात्मक ही नहीं बल्कि सृजनात्मक कार्यों पर भी जोर दिया। सामाजिक सुधार कार्यक्रम, लोक परंपरा से जुड़े व्यवहार आदि के कारण आंदोलन से अलगाव दूर हुआ। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए गांधी जी ने भी अपने आंदोलनों का अभिन्न हिस्सा इसे बनाया। इसके कार्यक्रम और इसके प्रभाव क्या रहे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को जबकि बंगाल विभाजन लागू हुआ तो शोक दिवस घोषित किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया गया। वंदे मातरम अब राष्ट्रवादी आंदोलन का एक उत्प्रेरक गीत बन गया और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला जैसे गीत की रचना की। सभा समितियों के माध्यम से विशाल जनसभाओं का आयोजन किया जाने लगा तथा शीघ्र ही इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल से बाहर निकलकर पूरे भारत में प्रसारित होने लगा। इस आंदोलन से संघर्ष का एक नया स्वरूप विकसित हुआ। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व असहयोग जो इस आंदोलन की उपज थे वे भारत की आज़ादी तक राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल रहे। परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जन जागरण हेतु प्रयोग होने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु पहला सार्थक कदम राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके साथ ही सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास हेतु राष्ट्रीय परिषदों की भी स्थापना की गई। अब स्वदेशी कॉलेज भी खुलने लगे थे, स्कूल भी खुलने लगे। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट ने स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति देना भी प्रारंभ किया। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रभाव रहे। इसके समाप्त होने या पतन होने के क्या कारण थे इसमें देखते हैं हम। अंग्रेजी सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाना इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। कांग्रेस के अंदर उदारवादियों व उग्रवादियों के बीच मतभेद उभरने लगा जिससे कांग्रेस संगठन के रूप में कमज़ोर होती चली गई। इससे भी इस आंदोलन के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगला कारण है तिलक को जेल भेजा जाने तथा अरविंद घोष व विपिन चंद्र पॉल जैसे सक्रिय लोगों का राजनीति से संन्यास ले लेना इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर देता है तथा बाद के दिनों में आंदोलन के दौरान उपजे सिद्धांतों को अनुशासनात्मक दिशा नहीं दी जा सकी। इस कारण से भी यह आंदोलन कमज़ोर हो गया और पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। किंतु इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन
का प्रादुर्भाव होता है और भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना के विकास में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थी।